और ये आंदोलन नहीं है। बेसिकली ये जो आज चल रहा है, ये हमारे ऊपर एक जुल्म की कहानी है। इस बिल में त्रुटि और कमी नहीं है, ये खामियों का बिल है। और ये किसान बिल नहीं है, किसान के हत्याओं का बिल है। जहां एक बड़ा आंदोलन होगा, 4 उपद्रवी लोग भी आएंगे, गलतियां भी होंगी। इनकी इंटेलिजेंस सो रही थी क्या? आप लाल किले को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, 135 करोड़ भारतीयों को क्या सुरक्षा देंगे? राम नहीं चल सकते हनुमान के बिना, और भारत नहीं चल सकता है किसान के बिना। कल को अपने खेत में चलने के लिए, हेलो अदानी जी, मेरा बेटा आया है, खेत दिखा दूं, ये ना, और इसे हम नहीं होने देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद दूंगा आपका मेरे भाई, और आपके मंच ने पहले भी मुझे एक मौका दिया। और ये आंदोलन नहीं है। बेसिकली ये जो आज चल रहा है, ये हमारे ऊपर एक जुल्म की कहानी है। अब केवल एक है कि हमारा हश्र क्या होगा। तो हमारा हश्र बुरा ना हो, उसके लिए संपूर्ण भारतीय आज यहाँ पे हैं। ये पंजाब की बात नहीं, हिमाचल की बात नहीं, हरियाणा की बात नहीं, 135 करोड़ भारतीयों की अस्मिता की, गौरव की, आन बान शान और मान सम्मान की बात है, और जिसे हम लेकर रहेंगे। बाकी जी, जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, पहले जो बयानबाजियां राजनाथ सिंह की होती थी, बयानबाजी जो राजनाथ सिंह दे रहे थे कि ये जो काले कानून हैं, आप काले मत बोलो इनको, इनमें काला क्या है, ऐसे बयान आते थे। और उसके बाद ये बयान आ रहा था राजनाथ सिंह का कि एक बार कानून लागू करवा लीजिए, अगर कोई समस्या हुई, कमी आई तो सौदा कर देंगे। उसके बाद यही बयान जो अब नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, ठीक है भाई, मान लेते हैं काला कानून नहीं है, मान लेते हैं काला कानून नहीं है, तो फिर आप संशोधन करने के लिए तैयार क्यों हो रहे हो? संशोधन तब आप तैयार होते हो करने के लिए जब उसमें त्रुटि या कमियां हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बिल में त्रुटि और कमी नहीं है, ये खामियों का बिल है। और ये किसान बिल नहीं है, किसान के हत्याओं का बिल है। देखिए, आज जिस जगह पे मैं आपके बीच खड़ा हूँ, आज यहाँ इंटरनेट क्यों नहीं है, हम लाइव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि BSNL खत्म हो चुका है, BSNL का अस्तित्व खत्म है। तो आज जियो है, अडानी जी की मर्जी है, अंबानी जी की मर्जी है भाई। अंबानी जी का जियो उन्होंने बंद कर दी। कल आपके फसल, कल आपके सब्जियां अडानी जी खरीद लें, और इमरान भाई गलती से आपके घर में माता जी ने ये कह दिया कि कल हम गोभी बनाएंगे, और अडानी जी कहे कि मैं 7 दिन तक गोभी नहीं बेचूंगा, कहाँ से खरीदोगे आप? ये लड़ाई उस बात को लेके है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और एक ऐसा प्राइवेटाइजेशन जो कहीं ना कहीं हमें मारने पे तुली है। बहुत सारे उदाहरण है, अकेला उदाहरण नहीं है। अभी यूपी का घटना आपने देखा था, मुरादनगर का। 2 महीने पहले वो शवगृह बना था। एक परिवार ने अपना सदस्य को आया, 25 परिवार उस दाह संस्कार में गए थे, और अपने अपने परिवार के एक सदस्य भी वहां खो दिया। प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो किसान बिल है, ये प्राइवेटाइजेशन से बचने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हमें मोदी जी से बैर नहीं, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पे आपकी खैर नहीं। अच्छा रेबल भाई, एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, अदाकार हैं बॉलीवुड के, और दीप सिद्धू आप जानते होंगे। उसका जो आज 26 तारीख हुई थी, 26 तारीख की हिंसा हुई थी, उसमें नाम बड़ा पॉपुलर रहे हैं वो, कि 26 तारीख की हिंसा में बहुत नाम दिए गए उनको, अलग अलग जत्थेबंदियों की तरफ से भी कोई नाम दिया गया, लोगों की तरफ से भी, क्योंकि अपने अपना सबके सवाल होते हैं, आपके अपने सबका जहन होता है। जो पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा इमरान भाई, आप एक पत्रकार हैं, संवाददाता हैं। 26 तारीख की घटना, कितने दिनों का गैप है? हम दिल्ली के इर्द गिर्द उनको गिरफ्तार करने में इतना टाइम ले रहे हैं। हम बॉर्डर पे चीनियों से कब लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? वहाँ सुरंग बन के कौन घुस रहा है, कौन घुसा रहा है, कौन गांव बसा रहा है, आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? तो ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब वो गिरफ्तार हुए या उसने आत्मसमर्पण किया, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है। लेकिन मेरा सवाल तो 26 जनवरी का है, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ इतने सारे लोग उपद्रवी बन जाते हैं। क्या उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं दी? क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी? शायद हो सकता है लाल किला भी प्राइवेटाइज हो गया हो, तो उसकी जिम्मेदारी अब सरकार क्यों ले? इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो हम अपना समर्पण और समर्थन किसान आंदोलन को दे रहे हैं, किसी किसान नेता को नहीं दे रहे हैं। ये भी मैं बता दूं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेरा समर्थन नहीं है, किसान के लिए। क्यों, मैं भी किसान का ही औलाद हूँ, और आप भी किसान परिवार से आते होंगे। चाहे आप जीन्स की पैंट पहन लें, लेकिन आपके पूर्वज को MBA तो रहे नहीं होंगे, उन्होंने भी खेत में हल चलाया होगा, जोता होगा खेत को।
तो ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। और रही बात है गिरफ्तारियों का, ये नाटक तो हमारे देश में तमाम मौकों से चलता ही रहा है, नया कुछ भी नहीं है। बागी जी, एक बात और है, एक तरफ तो ऐसे बयान आते हैं, इनके प्रधानमंत्री का भी बयान आया कि आंदोलन खत्म कर लिया जाए और हम बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आपने बैरिगेटिंग देखी होगी, कैसे बैरिगेटिंग कर दी है, जैसे कि एक खुला जो किलाबंदी कर दी एक तरफ से। देखिए मैं एक बात बोलूँगा, ये बहुत अच्छा हुआ है, उन्होंने कीले बिछाई, लोग के नौकेली सीखें लगाई और बैरियर्स लगाए। मुझे लग रहा है कि मोदी जी ये जान गए कि किसान तो जाएंगे नहीं, क्यों ना किसानों को कमांडो की ट्रेनिंग दे दें। समझ रहे, अगर उन कीलों में हमें चोट लगती है तो सौभाग्य हमारा, अगर उसमें हमारा रक्त बहता है तो सौभाग्य हमारा। हमने किताबों में पढ़ा था कि भगत सिंह, राजगुरु, शहीद हमारे मीन्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, हमने इनके बारे में किताबों में तो पढ़ा है। और अक्षय कुमार की फिल्म देखी होगी केसरी, जहाँ 12 लोग सारागढ़ी में लड़ते हैं लाखों लोगों के खिलाफ। लेकिन हमारे बच्चे देखना चाहते थे कि आंदोलन कैसा होता है, हमारे बच्चे जानना चाहते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई जो है, युद्ध जो है, वो कैसे होती है। आज हम देख सकते हैं, क्योंकि अपने ही आज़ाद देश में आज हमारे सामने कांटे बिछाए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई भला क्या हो सकती है। ये तो अंग्रेज भी ऐसे नहीं करते थे जो ये कर रहे हैं। क्या अंग्रेजों ने किसानों के लिए नुकीले तार लगवाई थी कभी? नहीं, वो बागियों को ढूंढते थे हमारे जैसे, क्योंकि भगत सिंह भी बागी थे, नेताजी भी, जो सरकार के खिलाफ जाए वो बागी। और अब तो मोदी जी ने किसानों को बगावत करना सिखाई दिया भाई। उन्हें चाहिए था अखंड भारत, हमेशा जोर से बोलते थे भाइयों अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से चंद लाइन, क्योंकि अब हम लोग तो बेरोजगार युवा संघ के प्रेसिडेंट हैं, 15 लाख हमें मिल गए, सुनहरे जॉब मिल गए, नौकरी में जाना पड़ता नहीं, तनख्वाह घर में आ जाता है, इनकम टैक्स फ्री, जीएसटी से इतना पैसा जो सरकार को मिल गया। तो हमने कहा अपने किसानों को यहाँ रोक दिया। अब किसान भी जुमले बना लेता है। आप सोचिएगा, जब वो फसल के लिए पानी लगाता है, पेड़ के नीचे भी तो बैठता होगा, समय तो मिल जाता है। बस किसान ने जुमले नहीं गीत लिखा करते थे, लेकिन अब चूंकि जुमलेबाज आ गए तो उनके लिए मैं 4 पंक्तियां गा के आपके लिए कह देता हूं। आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमले की बात फिर कभी करते हैं। आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमले की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ ट्रंप के पास अमेरिका में, हम सिंघू बॉर्डर चलते हैं, हम सिंघू बॉर्डर चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। अगर वक्त मिले आना सिंघू बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। आपने एक बात कही है कि जाकर नरेंद्र मोदी विदेशों में ट्रंप से मुलाकात करते थे, जब वहाँ पे जाते थे कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई ट्वीट नहीं होता था भाजपा की तरफ से। आज एक रिहाना ने या विदेशी और भी बहुत सी है, जैसे मियाँ खलीफा होगी और भी है, ग्रेटा भी है। बीच में रोक रहा हूँ, रिहाना विदेशी नहीं है। अभी अभी ताजा समाचार आया है व्हाट्सएप में, रिहाना पंजाब से संबंध रखती है। और भी विदेशी लोग हैं जो बहुत से हैं, ग्रेटा हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने भी जो ट्वीट किए हैं, लेकिन फिर उनके पुतले फूके जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। जब मोदी आते हैं तब कोई एतराज नहीं, प्रचार करते हैं, लेकिन जब वो आवाजें उठती है तो भारतीय लोगों को भी वो होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, इन्हों को भी एतराज होता है और भाजपा नेताओं को। देखिए मैं एक बात बोलूंगा और बिल्कुल नाम लेके बोलूंगा, ये अकेले मोदी जी की बात नहीं, मैं मोदी जी बोलता हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री है, और चाहे वो बैठे चाहे कोई और बैठे, प्रधानमंत्री की पद का एक गरिमा मैं मेंटेन करूंगा। संविधान को हम लोग मानते हैं। मेरे भाई, जैसे रिहाना की टिप्पणी आई, सचिन जी कूद पड़े। आपने सुना होगा बरसाती मेंढक, बरसात आते ट्रर करना शुरू करते हैं। माननीय सचिन जी, मैं सिंघू बॉर्डर पे हूं, अभी 200 से ज्यादा लोग शहादत दे चुके हैं। आपको अपने देश के लोगों के लिए ट्वीट करने का टाइम नहीं मिला। आपने रिहाना के लिए बड़ी जल्दी ट्वीट कर दी। रिहाना ने गाली दे दी क्या हमें नक्सलवादी कह दी, हमें खालिस्तानी बता दिया। उन्होंने केवल इतना ही तो बताया कि विश्व हमें देख रहा है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना, हम भी तो देख रहे थे, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सब क्या था। और माननीय सचिन तेंदुलकर जी, आप प्यूमा के जूते नहीं पहनते, आप एडिडास के एम्बेसडर नहीं रहे क्या, आप पेप्सी नहीं पीते, आपने कभी पंजाब की लस्सी का प्रमोशन किया है क्या? ये विदेशी कंपनी नहीं है। आप फरारी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे क्या? आपने तमाम वो काम किए, अपने घर में करोड़ों कमाए विदेशी कंपनियों को प्रमोट करके, तब वो स्वदेशी नहीं था। आपने बबूल के लिए कभी बोला कि दंत मंजन बबूल से करो? आपने बोला कभी राख से अपने दांत को घिस लो? आपने कहा कि नदी के पास जो मुल्तानी मिट्टी है, अगर वो चेहरे में लगा दें तो चेहरा स्वच्छ होता है? नहीं किया आपने। आपने विदेशी ब्रांडों को हमेशा वैल्यू दिया।
आपने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। और आज जब एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हमारे देश के लिए केवल ये इशारा कर रहा है कि हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, उन्होंने हमें कोई गलत कमेंट नहीं दिया, अगर दिया होता तो पहला विरोध मैं करता, बराबर। तो आपने अपने ट्वीट अपने पास रखिए। और माननीय अक्षय जी, आपने पगड़ी बांध के गरम तलवार लेके जो केसरी में दिखाया था ना, आपने झूलने वाली दाढ़ी रखी थी, यहाँ ओरिजिनल है। अगर वो भी खालिस्तानी हो सकता था जो आपने केसरी में दिखाया, लेकिन वो केसरी था। तो मेरा बच्चा कभी घर में बोलता है जोक में कि मेरा डॉगी डॉगी तुम्हारा डॉगी टॉमी, तो पैरामीटर्स अलग नहीं होंगे, कायदे कानून बदलेंगे नहीं। जो कायदा है वो आपके लिए भी उतना, हमारे लिए भी उतना। ग्रेटा जो है वो नोबेल प्राइज अवार्ड विनर है क्लाइमेटिक कंडीशन में। अगर वो आपके साथ, मोदी जी के साथ यूं खड़ी हो जाती तो कहती देखिए ग्रेटा ने भी बोला। सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना, ये मानवता का पहला धर्म है। ये गोदी मीडिया का काम नहीं है, ये हम जैसे आप जैसे पत्रकार इस स्तंभ को गाड़ते हैं जी। बाकी जी, आपने एक बात कही है कि जो केसरी झंडा, जो दीप सिद्धू पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, उन्होंने भी कोई जो झंडा है हमारा देश का तिरंगा झंडा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उन्होंने भी केसरी झंडा ही लहराया था, फिर इतराज क्यों हुआ? देखिए मैं एक बात बोलूँगा, पहली तो किसी किसी भारतीय में अपितु विश्व में किसी बंदे में इतनी औकात नहीं कि वो हमारे तिरंगा का अपमान कर सके। मर जाएंगे पर तिरंगा को झुकने कभी नहीं देंगे, ये हर भारतीय की आवाज़ है। दूसरी बात, मैं और आप उस खम्भे में चढ़ने तो गए नहीं थे। जहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा, 4 उपद्रवी लोग भी आएंगे, गलतियां भी होंगी। इनकी इंटेलिजेंस सो रही थी क्या? जिस लाल किले में परिंदा पर नहीं मारता, अरे एक चोर भी अगर एक जूता चोरी कर लेना तो नजदीक के थाने वालों को पता रहता है कि कौन सा चोर है वो। मैं हूं, आप हैं, कौन है जो जूते चोरी करके ले गया? अरे यहाँ लाल किले में झंडे उतारे जा रहे हैं, आपकी व्यवस्था फेल है। इसका मतलब आप लाल किले को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, 135 करोड़ भारतीयों को क्या सुरक्षा देंगे? ये प्रश्न का सवाल है, इसके ऊपर आरटीआई डालना तो ये है कि सुरक्षा देना ही नहीं चाहते थे, ये कुछ करवाना ही चाहती थी सरकार। देखिए, लाल किले को प्राइवेट मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया ना, अब सरकार क्यों केयर करेगी? आपको एक बात समझना होगा, आज मैं आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव तो नहीं है ना, क्योंकि आज बीएसएनएल नहीं है, आज इंटरनेट सरकारी नहीं है, आज अंबानी जी का जियो है। कल को आपकी फसलें अदानी जी खरीद लें, गोभी, मूली, आलू, गाजर, और कल को आपको गाजर खाने का मन करेगा, आपकी मम्मी ने बोला बेटा गाजर का हलवा खाएंगे, ले आओ गाजर मार्केट से 2 किलो, और अडानी जी ये कहने लगे भाई मैं अभी गाजर 1 हफ्ते तक नहीं बेचूंगा, कैसे खाओगे हलवा? ये लड़ाई इस लड़ाई के लिए है, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है, हमारी आज़ादी की लड़ाई है, हमारी ज़मीन की लड़ाई है, हमारी मिट्टी की लड़ाई, हमारी मातृभूमि की लड़ाई है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि च गरीयसी, जो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं उनके लिए। नहीं जानते हो तो अकेले में फ़ोन कर लेना मुझे। और दूसरी बात, हिंदुत्व के नाम पे गलत समाचार फैलाने वाले में गर्वित हिंदू ब्राह्मण हूँ। आपसे एक बात बोलूँगा, राम नहीं चल सकते हनुमान के बिना, और भारत नहीं चल सकता है किसान के बिना। ये बात भूलने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब तो जो आवाज़ उठने लगी है, आरएसएस में भी उठने लगी है आवाज़। आरएसएस के सीनियर रघुनंदन शर्मा ने बोला है तो उमर जी को, वो कह रहे हैं कि इनको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। ये भाजपा के लीडर, आरएसएस के लीडर बोल रहे हैं उनको। क्या लगता है कि वो सिर्फ उनसे बयान दिलवाया गया है, जहाँ फिर वाकई में ही आरएसएस में भी आवाज़ें उठने लगी हैं? अरे ये तो गाना आया था ना कि पता नहीं जो कौन सा नशा करता है। ठीक है, आवाज़ मेरी उतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ हर कोई नशे में ही तो है। किसी को सत्ता का नशा, बंगाल को सोने का बनाने का नशा, सोनार बंगला बनाएंगे। अरे भाई 30 साल से गुजरात में हो, चांदी का ही बना देते, लोहे का ही बना देते। ट्रम्प के आने के बाद 12 फीट की दीवार क्यों बना दी? अगर वहाँ सोने का राज्य था। हम तो आपको एक बात पूछेंगे आपके वीडियो के माध्यम से। नेपाल ने 6 महीने पहले बोला कि सीता जो है, जनक जो है नेपाल में, अयोध्या वहाँ नहीं, अयोध्या नेपाल में, राम जी वहाँ के नहीं है। और श्रीलंका तो आप जानते हैं रावण की नगरी थी लंका, ये तो कोई कहीं पे कोई बहस ही नहीं है। सीता वाली बहस हो सकती है। तो माता सीता की धरती नेपाल में 53 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, और रावण उनकी धरती श्रीलंका में 51 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। मोदी जी गजब का राम राज्य है, भारत में पेट्रोल 100 रुपये में बिक रहा है। समझने की बात है, सीता की धरती, रावण की धरती में पेट्रोल आधी रेट, और जहाँ प्रभु श्री राम बस रहे हैं आपके हिसाब से, हमारे तो दिल में बसते हैं। हम इसे यूपी पंजाब में नहीं बांटेंगे। राम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, और इस रोम को इटली में मत ले जाना।
ये रोम हमारा, रोम बोलते हैं ना, रोंगटे, रोम यहाँ बसते हो हमारे हृदय में। नहीं तो कल का आप बोलोगे गोदी मीडिया की तरह ये मत बता देना कि भगवान राम तो इटली में थे, एक नया बहस छिड़ जाएगा, बराबर। तो राम राज्य है, 100 रुपये किलो, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, प्याज 50 रुपये है। इन्होंने कितने टन मंगाए थे, जब मंगाया हुआ प्याज हमें नहीं दे पाए। आप देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हजारों गोडाउन है, अलग से मंडी बनाने की ज़रूरत क्या है? आपको क्या जरूरत है अडानी जी को हमारे फसल खरीदने की? आपके पास आधार कार्ड है ना, सीधा खेती से जाइए, फसल को उठाइए, एमएसपी में खरीदिए, एमआरपी में बेच दीजिए, आधा प्रॉफिट किसान को दे दीजिए, आधा सरकार के राजस्व में दे दीजिए, देश तरक्की कर लेगा, हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेबल जी, अब क्या लगता है आपको, क्योंकि आंदोलन जो चल रहा है बहुत शिखरों पे पहुंचा हुआ है, पहले भी शिखरों पे थी, लेकिन कोशिशें जरूर हुई हैं 26 तारीख को कि हिंसा भड़काई जाए, आंदोलन को बदनाम किया जाए, लेकिन जो किसान हैं या किसान नेता हैं, इनके सूझबूझ नेता हैं, इन्होंने आंदोलन को फिर से जो संभाल लिया, एक तरह आज उससे भी जो ज़्यादा पावरफुल आंदोलन बन चुका है। क्या लगता है आपकी सोच के मुताबिक किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा आपके वीडियो के माध्यम से। पहली बात, मैं उन नेताओं के लिए एक बात बोलूँगा कि कृपया करके कोई टाइम ना दे सरकार को कि आप 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ये उचित नहीं है। वो इसलिए उचित नहीं है, और आप ये भी ना कहें कि सरकार हमसे बात करे। अरे क्या बात करना चाहते हो भाई? मिक्स वेजिटेबल बनाने चाहते हो? कि कितनी बार बात करोगे? बातें तो 10 बार आपने कर ली ना। बात करने के लिए यहाँ लोग नहीं आए हैं। आप ये समझिएगा, जितने भी किसान नेता हैं, सोशल मीडिया में जितने लोग, और एक एक भारतीय जो उनके समर्थन में खड़ा है, उनकी वजह से आंदोलन है, कोई व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। आप ये टाइम ना दें, आप एक लाइन ले ले, एक स्टैंड ले ले, बिल वापसी, घर वापसी। जब आप कहेंगे 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर, ये सब क्या है भाई? आप क्यों बोल रहे हैं सरकार हमसे बात करे? किस बारे में बात करे भाई? देखो, बात करेगी तो दूर तक जाएंगी, और हमें दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं, हम बहुत दूर से ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हमें अपने घर भी जाना है, माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अपने अपने खेतों को भी निहारना है हमें। हमारे घर से 5 लोग अगर आ गए, 5 लोग संभाल रहे हैं, उन लोगों का काम, उन्हें ओवर टाइम थोड़ी ना मिल रहा है। ये दिल्ली पुलिस के कार्यरत लोग, ये सेंट्रल फोर्सेस के लोग, इन्हें ये सरकार ओवर टाइम देती है क्या? किन हालात में यहाँ लोग रह रहे हैं? पानी की व्यवस्था नहीं, दुर्गम स्थिति। ये तो शुक्र है कि जाड़ों के दिन है, वक्त बीत जा रहा है। अगर कड़कती धूप है, देखिए किसान कड़कती धूप में भी काम करता है, बाढ़ से भी लड़ता है, सूखे को भी झेलता है, मौसम की मार को भी झेलता है, लेकिन ये पॉलिटिकल गुंडागर्दी किसान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। तो एक ही लाइन है, बिल वापसी तो घर वापसी। ना कोई टाइम, ना कोई डिस्कशन, हमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। मैं माननीय टिकैत साहब से भी एक मतलब बिल्कुल निवेदन नहीं करूंगा, एक बागी की तरह बोलूंगा उनसे कि भैया टाइम मत दीजिए, आपने हमसे नहीं पूछा टाइम के लिए, हम समर्थन करते हैं आपका। क्योंकि जो उन्होंने 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया, उससे लोगों में भी जो मनोबल डाउन होता है कि इतना लंबा समय पहले 6 महीने का कह के आए थे, लेकिन अब और टाइम दे दिया। देखिए, मैं एक बात बोल लूँ, पहले आप एक बात जान ले, ये आंदोलन व्यक्ति विशेष का नहीं है, ना टिकैत जी का है, ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी का। यह आंदोलन किसानों का है। किसान, यहाँ बात होगी तो केवल किसान की, ना रेबल की, ना टिकैत की, ना किसी और की। क्यों बात करें हम किसी की? ये परिवारवाद की कहानी थोड़ी है। यहाँ पे हर परिवार का हर शख्स एक किसान के घर भी जन्म लेता है। मैं और आप चाहे एडिडास के जूते पहन लें, जीन्स के पैंट पहन लें, चाहे एमबीए करके नौकरी कर लें हम लोग, लेकिन हमारे पूर्वज किसान है। मेरा बाप किसान रहा है, आपके भी दादा किसान रहे होंगे अगर पिताजी किसान ना रहे होंगे। ये कड़वा सच है। ये युद्ध उनके लिए, समर्पण उनके लिए, ताकि हमारे बच्चे कल खेत देख सके, हमारे बच्चे अपने मर्जी से खेतों में चल सके। कल को अपने खेत में चलने के लिए, हेलो अदानी जी, मेरा बेटा आया है, खेत दिखा दूं, ये ना हो। और ये होगा, ये होगा। अगर हमने अब ये नहीं रोका तो ये होगा, और इससे हम नहीं होने देंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं इसलिए नहीं कि मैं बागी हूँ, 27 बार की जेल यात्रा है हमारी भी, और हमें मंच से बहुत दूर रहने की आदत है। मंच हमें अच्छा नहीं लगता। मंच गिरती है, मंच में बिकते हैं। जो सड़क पे होते हैं वो बिकते नहीं, जो खेतों में रहते हो ना बिकते हैं ना गिरते हैं, क्योंकि जमीन पे जो रहेगा वो कभी गिर नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।